सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल गुलगुलो मेरे बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंटेशन सीखा था किसी भी एक मॉलिक्यूल का जो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। भाई आयोनिक बॉन्डिंग में तो कोई लफड़ा ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन लिया इलेक्ट्रॉन दिया और बॉन्ड बना। यूजुअली 1 2 या 3 बॉन्ड बनते हुए नजर आते थे, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आने लगे और इस वजह से हम लोगों ने ये वाली टेक्निक यूज़ करी। अब गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मल चार्जेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस, नाम में ही आप देखो क्या लिखा हुआ है, नाम में ही क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्मल, फॉर्मेलिटी, एकदम फॉर्मल। आओ आओ साहब, नमस्कार साहब, अच्छा अच्छा आइए आइए प्लीज है, खाना खा गए। मन में क्या तो तेरी लेकिन मुंह पे आओ खाना 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 खा के जाना प्लीज प्लीज प्लीज। मन में सोच रहे साला 100 रुपये का लिफाफा देगा, 1000 रुपये का खाना ठूस के जाएगा, लेकिन चेहरे पे आपको फॉर्मेलिटी दिखानी है, दैट इज फॉर्मल। यानी कि ये चार्ज रियल में नहीं होते, ये चार्ज रियल में नहीं होते, लेकिन एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक एटम ने उसमें कितना कंट्रीब्यूशन किया है, वो एटम ने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड फॉर्म में रखे हैं, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन में से उसकी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए हम हमारे मॉलिक्यूल में मौजूद हर एटम को एक ऐसे ही चार्ज असाइन कर देते हैं। असाइन कर देते हैं, रियलिटी में नहीं होते, इन्हें हम असाइन करते हैं। हम, आप और बैक पाइपर सोडा असाइन करते हैं। सो फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है? फॉर्मल चार्ज इज नथिंग बट इट इज द चार्ज असाइन, it is the charge assigned to the atom present in a molecule on the basis of the total number of valence electron, on the basis of the total number of valence electron in it and the number of electrons shared and unshared by it is called as formal charge. सर इसका तो मज़ा तो आया, बट फॉर्मूला सिखाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, सो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला देखो कितना बढ़िया है। मान लो तुम्हें एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है, सबसे पहले क्या पता लगाओगे कि जब ये एटम आइसोलेटेड फॉर्म में चला जाएगा, मतलब जब ये एटम जब अपने एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में था उसको छोड़ के जब ये अकेले फॉर्म में आ जाएगा, तब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो हम लिखेंगे फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the valence shell, present in the valence shell, यानी वैलेंस शेल में एक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच रिमेन्स अनशेयर्ड, मतलब उस एटम के पास में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयरिंग करते ही नहीं है, जो मॉलिक्यूल बनाते वक्त किसी भी प्रकार की कोई शेयरिंग करेंगे ही नहीं, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। सर इसमें अनशेयर्ड में हाफ नहीं आया, लेकिन इसमें हाफ क्यों आया समझना। जैसे मान लो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने
ये एक हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग करी। तो अब आप देखो हाइड्रोजन द्वारा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन बेटा इन 4 इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीजन के कितने हैं? आप बोलोगे सर एक ही है और एक ये 2 हैं, तो इसलिए तो फॉर्मूले में हाफ लगा दिया गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके एटम के हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन ने मान लो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ में, तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन के 1 2 3 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन के ऑथेंटिकली कितने हैं, 1 2 और 3, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो 3, इसलिए यहां पर हाफ लिखा हुआ आता है फॉर्मल चार्ज में, इसीलिए यहां पर हाफ लिखा जाता है। तो इसको याद करना अब आपके लिए देखो कितना आसान हो गया। इस फॉर्मूले में आपको याद करना कितना आसान हो गया। सबसे पहले क्या लेना है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड हैं, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। ठीक है, इससे आपको फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं ओजोन का। ये मेरे पास में ओजोन का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनता है। सबसे पहले मैं ओजोन के एक ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूँ, फिर ये ऑक्सीजन के साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर देता हूँ, फिर एक इसके साथ में ऐसा शेयर कर देता हूँ, तभी ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 और ये एक लोन पेयर बना देता हूँ। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी मैंने पूरा कर दिया। दिस इज ऑक्सीजन एटम नंबर 1, दिस इज ऑक्सीजन एटम नंबर 2 एंड दिस इज ऑक्सीजन एटम नंबर 3। चलिए हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन एटम नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में नो डाउट 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं हमेशा जानता हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से किसी भी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए मैंने 6 लिख दिया। माइनस कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सर, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय, इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसके पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, 3 इसके और 3 सामने वाले के। लेकिन हमें यह देखना है कि इस ऑक्सीजन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले कितने हैं। तो शेयरिंग वाले 1 2 3 4 5 6, तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 6 -5, देखो -2 और -3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -5, तो नेट वैल्यू विल बी +1। देयरफॉर मैं इस ऑक्सीजन पर +1 चार्ज असाइन करूंगा। अब मैं ऑक्सीजन एटम नंबर 2 की तरफ चलता हूं। चलो मेरे राज दुलारो, ये भी ऑक्सीजन है, नो डाउट इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन देखो इसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय, इसने शेयरिंग कितने करी, 1 2 3 4, देखो इसके पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 से ये 4 2 टाइम्स चला जाएगा, तो बच जाएगा 6 माइनस, देखो -4 -2, -4 -2 विल बिकम -6, तो नेट वैल्यू हो गई 0, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इस वाले पर कोई चार्ज नहीं होगा। चलिए ऑक्सीजन एटम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन देखो इसके पास में अनशेयर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसके बाद में 6 इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड है, माइनस हाफ, और शेयरिंग कितनों ने करी, एक इसने करी और एक इसने करी, तो 2 के शेयरिंग करी, तो ये 2 2 कट गया 1 टाइम्स, -6 -1 विल बिकम -7, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। सो देयरफॉर इस ऑक्सीजन पर मैं -1 चार्ज असाइन करूंगा। तो अब आप देखो, जब आप ओजोन के मॉलिक्यूल को इस प्रकार से लिख के रिप्रेजेंट करोगे, तो आप इसे रिप्रेजेंटेशन में आप इस पर एक प्लस चार्ज लगाओगे, इस पर आप एक माइनस चार्ज लगाओगे। सो दिस इज हाउ यू विल ऑब्टेन द फॉर्मल चार्ज। यही है आपका फॉर्मल चार्ज। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? आई होप इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आराम से ज़रा इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। फटाफट से नोट करो, इसको लाड़ लो, नोट कर लो।
अब एक्चुअली फॉर्मल चार्ज का यूज कहाँ आता है, देखो समझना मेरी बात को। ऐसे कई मॉलिक्यूल्स हैं जिनको सिर्फ एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जब अपन लुईस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऐसे कई स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाकर कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम लोग कभी नहीं कर सकते, उसके एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे तुम लोग देखना कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत देखने को मिलता है, अपन आगे इसको रेजोनेंस में सीखेंगे भी। रेजोनेंस होता है बेसिकली उस वजह से किसी भी एक स्ट्रक्चर से एक मॉलिक्यूल को कतई रिप्रेजेंट नहीं किया सकता, हमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देखो इस पर 0 चार्ज है, इस पर +1, इस पर -1 है, नेट चार्ज इस पर 0 हो गया, मतलब ये काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम और भी कई टाइप के रिप्रेजेंटेशन देखें लुईस के, तो कई बार ऐसा होता है कि उन पर जो फॉर्मल चार्ज अप्लाई करते हो उसके बाद भी उन पर कोई चार्ज रह जाता है, जैसे -1 ज़्यादा रह गया या +1 रह गया, यानी इस पर आप देखो इस पर तो 0 चार्ज है, इस पर +1 इस पर -1, तो नेट चार्ज 0 हो गया। ये चार्ज रियल में होता है क्या? नहीं, ये चार्ज रियल में नहीं होता, ये चार्ज इमेजिनरी, ये हम खुद दे रहे हैं, ये हम खुद दे रहे हैं। लेकिन इस मॉलिक्यूल को आप देखो कितना स्टेबल है, ये इस पर 0 चार्ज, इस पर +1 इस पर -1, +1 -1 फिर 2 0, मतलब नेट ये मॉलिक्यूल अच्छा है और ये रिप्रेजेंटेशन एक स्टेबल रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ओजोन के हो सकता है और भी कई रिप्रेजेंटेशन हो, और उन रिप्रेजेंटेशन पे हो सकता है इस पर +1 आ जाए, इस पर +1 आ जाए, इस पर -1 आ जाए, तो नेट चार्ज इस पर +1 हो गया, अनस्टेबल। हो सकता है इस पर -1 आ जाए, इस पर -1 आ जाए, इस पर +1 आ जाए, +1 -1 0, नेट चार्ज -1 रह जाए, तो वह अनस्टेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए हम लोग फॉर्मल चार्ज इसलिए अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं कि क्या मॉलिक्यूल स्टेबल है। अगर मॉलिक्यूल स्टेबल है तो रिप्रेजेंट करो और आगे बढ़ो। खैर इतना कोई खास इसका यूज होता नहीं है, बस इतना यूज है, तो जरा इसको नोट करो, ठीक है। चलिए ग्रेट। तो गाइज विद दिस हम लोगों का यहाँ पर फॉर्मल चार्ज वाला पार्ट खत्म होता है। क्लास 11th एग्जाम्स जो तुम लोग लोकल एग्जाम दोगे, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, तो प्लीज़ इसको हल्के में मत लेना। नीट एंड जेई में इट इज़ नॉट ऑफ दैट मच यूज़, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल सच बताऊंगा तो मैं, इतना ज़्यादा इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सीखना ज़रूरी होता है, नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कल से उठ के सवाल आ जाए, जैसे इस बार वाले नीट वाले बच्चों का पेपर टफ आया था, तो कभी ऐसा हो जाए तो क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी अदरवाइज कोई घबराने की बात नहीं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स 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 ऑफ ल्यूइस कॉसेल थियरी। ल्यूइस कॉसेल की जो ऑक्टेट थियरी थी उसमें क्या ड्रॉबैक्स रह गए, उसमें क्या ड्रॉबैक्स आ गए, उसके बारे में हमें यहाँ पर टेक्निकली चर्चा करनी है। तो देखो भाई, सबसे पहला और सबसे खतरनाक ड्रॉबैक जो इनको खुद को भी पता चल गया था लुईस को, जब उन्होंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालने सिखाए ना हमको, इनको खुद को भी ड्रॉबैक पता चल गए थे, दैट देयर आर सम मॉलिक्यूल्स that have incomplete octet. There are some molecules that have incomplete octet, yet they exist in nature. Yet such molecules are stable. Yet such molecules are stable and exist इन नेचर। नेचर में एग्जिस्ट भी करते हैं और स्टेबल भी होते हैं। कैसे? जैसे मान लो लिथियम, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ लिथियम क्लोराइड बना। क्लोराइड में क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए। टेक्निकली हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए था। तो LiCl एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला कंपाउंड है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम के आसपास 2 क्लोरीन आए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट पूरा किया, इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरे क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट पूरा किया,
लेकिन जब आप बेरियम की तरफ चलोगे तो बेरियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं, मतलब बेरियम का भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और एग्जांपल देखिए BF3, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन के साथ में ये जुड़े। फ्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, नो डाउट। आप देखो ये फ्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया होगा, नो डाउट, ये देखो। और इस फ्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, नो डाउट, ये देखो। लेकिन जब आप बोरॉन को देखोगे, जब आप लोग बोरॉन को देखोगे तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए ये भी एक इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल है। सो ले देख के टोटल आप देखो कि जैसे लिथियम क्लोराइड हो गया, बहुत स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है। बेरिलियम क्लोराइड हो गया, बहुत स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बहुत स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बाद भी स्टेबल होते हैं और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा एक ड्रॉबैक आया, ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स। ना ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने लुईस कॉसेल थ्योरी में देखा कि हर इलेक्ट्रॉन बेसिकली पेयर्ड है, या तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपने अभी क्या देखा कि जब कभी भी कोई एक एटम बॉन्ड बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले के साथ मिलकर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में, जोड़े के फॉर्म में। और अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं कर रहा है तो भी वो पेयर के फॉर्म में है। ये देखो, ये देखो, ये भी एक अनशेयर्ड पेयर है। ये भी देखो, ये भी एक अनशेयर्ड पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होता है। अगर वो अनपेयर्ड है, मतलब कि अगर वो अकेला है, जैसे आपने देखा लिथियम, ये इलेक्ट्रॉन अकेला है तो ये डेफिनेटली किसी दूसरे एटम के साथ में पेयरिंग कर लेगा और पेयर बन जाएगा, फिर वो शेयर्ड पेयर कहलाएगा, लेकिन वो पेयर बन जाएगा। लेकिन दुनिया में कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्यारे बच्चों, आपके दुनिया में कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पेयरिंग हो जाने के बावजूद, जिनमें पेयरिंग हो जाने के बावजूद एक इलेक्ट्रॉन ऑड अकेला रह जाता है। कैसे, देखो मैं बताता हूं। नाइट्रोजन, इसके नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पर 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर्ड होते हुए दिख रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 के साथ शेयर्ड होते हुए दिख रहे हैं, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन इसका अनशेयर्ड रह जाता है। अब आप अगर इस नाइट्रोजन को देखो तो इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अभी भी देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, एक सेकेंड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और आप देखो इसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, सॉरी, ये देखो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया कि नहीं रह गया ऑड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक देखो नाइट्रोजन, ये इसका एक लोन पेयर जो किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा, फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग में चले गए, और इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर अनपेयर्ड रह गया, तो ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन टेक्निकली लुईस के कॉन्सेप्ट में कहीं से कहीं तक थे ही नहीं, सोचे हुए ही नहीं थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन देखो ऐसा तो है, ऐसा तो हो रहा है, तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया। चलिए दोनों ड्रॉबैक का एग्जाम्पल लिखिए। ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चलिए ग्रेट। इसके बाद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, आई होप आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कोई इतना बड़ा परेशानी का कारण होगा। थोड़ा थोड़ा 10th में भी इसके बारे में हम लोग पढ़ के आते हैं, हल्का हल्का हम लोग 10th में भी इसके बारे में पढ़ के आते हैं। तीसरे की तरफ चलते हैं। क्या गिरा है? ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तीसरे की तरफ चलते हैं।
एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, ऐसे भी कई मॉलिक्यूल्स इस दुनिया में मिले, देयर आर सम स्टेबल मॉलिक्यूल्स, that have more than 8 electrons in their valence shell। इनके वैलेंस शेल में आपको 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए। जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दिखाऊं, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड का 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, शेयर्ड 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 शेयर्ड। भाई फॉस्फोरस को छोड़ दो अभी 1 मिनट, पहले फ्लोरीन को चेक कर लो। आप सभी फ्लोरीन को चेक करोगे, इन सभी फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। लेकिन अब जब आप फॉस्फोरस को ध्यान से देखोगे तो मेरे लाडलो फॉस्फोरस के पास में आप लोगों को टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। सो PF5 के अंदर आपको एक्सपांडेड ऑक्टेट नजर आ रहा है और ये एनवायरनमेंट में स्टेबल होता है और एग्जिस्ट करता है। अच्छा, सल्फर की बात करूं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाऊंगा, ये आप एक्सपेक्टेड समझे प्यारो, आप इसे एक्सपेक्टेड समझे मेरे प्यारो, आप इसे एक्सपेक्टेड समझे मेरे प्यारो कि फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा होना ही है। लेकिन अब आप सल्फर को देखो मेरे गुलजारी लालो, टोटल देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो SF6 में भी ये लफड़ा होता है। तो ये एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ये ऑड वाला मैं मिटाता हूं, मैं एक और स्ट्रक्चर आपको रियल स्ट्रक्चर बनाकर बताता हूं। अभी मैंने आपको H2SO4 का लुईस डॉट सिखाया, लेकिन जब आप रियल स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का देखोगे तो तुमको सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, H और H दिखाई देगा। नाउ इलेक्ट्रॉन गिनो सल्फर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सल्फर के देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स एक्सपांडेड। मतलब इस स्ट्रक्चर से एक बात और प्रूफ हुई कि तुमने जो लुईस स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे उनमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। दया, उसमें कुछ तो गड़बड़ है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वहां पर मैंने सल्फर के और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाया था, सिंगल बॉन्ड बनाया था। लेकिन यहाँ पर रियल में डबल बॉन्ड आता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट देखा और हमने पाया कि सल्फर हमेशा +2 या +4 नहीं +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ऑक्सीजन की तरह सिर्फ 2 नहीं शो करता, वो 4 और 6 भी कर सकता है। तो हम हायर क्लासेस में, हायर लेक्चर्स में एंड उसके बाद में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी उसमें ज़रूर उसको सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बना के। ठीक है, तो एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि भैया तो एक्सपांडेड ऑक्टेट हो गया। अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट इन्होंने बोला था कि सब कुछ नोबल गैस जैसा है, सब एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहते क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है। लेकिन बट देयर आर सम noble gases, but there are some noble gases that that participate in bonding and form a compound, for example, क्या भाई सबसे ज्यादा जो कंपाउंड बनता है वो जेनॉन बनाता है। जैसे XeF4 जेनॉन का, XeO2F2, XeO2, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स
जेनॉन बनाता है, इनफैक्ट क्रिप्टॉन भी कई बार आपको कंपाउंड फॉर्म करता हुआ दिखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देयर आर सम नोबल गैसेस एंड देयर आर सम कंपाउंड, भले ही वो बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होता हो, एक्सट्रीम कंडीशन में होता हो, पर कोई भी कंडीशन हो, अगर रिएक्ट कर रहा है मतलब कि गड़बड़ी है। मतलब जो पूरा आधार था इस लुईस कॉसेल ऑक्टेट थ्योरी का, नोबल गैस, वही आधार निराधार निकला। शर्मा जी का बेटा लड़की लेके भाग गया, वर्मा जी की बेटी लड़के के साथ भाग गई, ये तो वो वाली बात हो गई। तुमको जीवन भर शर्मा जी का बेटा और वर्मा जी की बेटी को देख के बनो वैसा बोलते रहे पेरेंट्स, और बाद में वही भाग गए साथ में, शर्मा जी का बेटा वर्मा जी की बेटी एक साथ भाग गया। अब तुम तुम्हारे पेरेंट्स को देख रहे हो, हाँ क्यों भाई, आ गया स्वाद ऐसा, तो ऐसा कुछ हो गया। चलिए 5वां पॉइंट में यहां लिख देता हूं। ये आप देखो, जब भी आप लुईस कॉसेल स्ट्रक्चर बनाते हो, इट डू नॉट डील्स with the exact shape and angles of the molecules। ये मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट शेप और उनके एंगल्स के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं करता। क्या बात समझ में आ गई? तो गाइस इतने ड्रॉबैक्स आप लोगों को पढ़ के रखने हैं। अब हमारा ये वाला टॉपिक एंड लुईस कॉसेल थ्योरी यहाँ पर खत्म हो गई। अब अगले लेक्चर में हम लोग बॉन्ड पैरामीटर शुरू करेंगे, जिसमें मैं पहले तुमको आयोनिक बॉन्ड पढ़ाकर लेटाइस इंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह वगैरह सब पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग इसको यहाँ पर खत्म करते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आर यू अ क्लास 9th और 10th स्टूडेंट? क्या आप सच में IIT नीट या ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? अगर हाँ, तो गाइस अनअकैडमी पर आ चुका है एक बहुत शानदार टेस्ट, जिसे बोला जाता है अनअकैडमी कॉम्बैट। 3 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे ये होने वाला है। आज ही रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन गाइस फ्री है। आप लोगों का ये टेस्ट विल बी अ बिगेस्ट स्कॉलरशिप एवर फॉर द क्लास 9th and 10th स्टूडेंट, जो कि आज से ही अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के लिए। गाइस स्कॉलरशिप पूल आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए तक का है। जिन बच्चों के पास में एंड्रॉइड ऐप अनअकैडमी का है, उन्हीं लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। 3 अक्टूबर को होने वाला है। गाइस आपको जब इस कोर्स के लिए आप एनरोल करेंगे, आप कोड यूज करेंगे MPYT, द कोड विल बी MPYT। इस कोर्स में जो 1st to 3rd रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें 1 ईयर का अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 to 10th रैंक वालों को 75% सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब फीस पर 75% ऑफ मिलेगा। 11 to 50 रैंक वालों को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, और 51 से 100 रैंक वाले स्टूडेंट को 25% तक का ऑफ मिलेगा। गाइस 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स के 2 सेक्शंस होंगे, 30 क्वेश्चंस ईच। एंड उसके बाद में आप लोगों को आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जहां जहां आपने गलतियां करी है वो सब के बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। हमारी टॉप मोस्ट एजुकेटर की टीम्स आप लोगों को इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। बस आपको कोड यूज करना है MPYT। आप लोगों को इस कॉम्बैट का पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस देर किस बात की, ग्रैब द ऑफर नाउ। ये लिमिटेड टर्म के लिए है। आप जिस भी 9-10 के स्टूडेंट को जानते हो, फटाफट से इसके बारे में उन्हें बता दीजिए। सो गाइस लेट्स क्रैक इट, लेट्स फिनिश ऑफ टुडेज लेक्चर। कोई डाउट, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में लिखो। जब तक मैं चैप्टर शूट कर रहा हूं, कोई जेन्युइन डाउट होगा तो मैं अगले क्लास में क्लियर कर दूंगा। अगर चैप्टर खत्म होगा तो फिर मुश्किल होती है। तो चलो खत्म करते हैं क्लास। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, हasta la vista प्यारे बच्चों।